सभी को अगेन मेरा नमस्कार। और मेरा आज का विषय है हिंदी दलित ऑटोबायोग्राफी बैरिस डायमेंशन, जहां ये आज की बातचीत के मेरे प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। मैंने इस विषय को इन 5 पॉइंट या 5 बिंदु के तहत समेटने का प्रयास किया है। पहला, दलित साहित्य का सामान्य परिचय, जिसके तहत हम देखेंगे दलित साहित्य आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ता है और किस तरह हिंदी साहित्य में यह अभिव्यक्ति पाता है। दलित साहित्य इस शोषण या असमानता को सोशल साइंस के अन्य विषयों से कैसे अलग रूप में दिखाता है। यहाँ पे मैं कुछ प्रसंग लाऊंगा इन आत्मकथाओं से, और मैं कंपैरिजन करूंगा सोशल साइंस के अन्य सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। वो इस समस्या को कैसे दिखाते हैं और साहित्य किस प्रकार दिखाता है और साहित्य उनसे कैसे अलग है। और मैं यहाँ पर ये भी सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि साहित्य जब इन समस्याओं को दिखाता है तो उसकी प्रभावशीलता ज्यादा क्यों होती है। और तीसरा मैं बिंदु रखूंगा स्त्री आत्मकथाओं में वर्णित दोहरा शोषण। इसके तहत मैं दो आत्मकथाओं से, जो काफी प्रसिद्ध आत्मकथाएं हैं, सुशीला टकभोरे शिकंजे का दर्द और कौशल्या वैसंतरी दोहरा अभिशाप, उससे कुछ प्रसंग उठाऊंगा और देखेंगे हम उन प्रसंगों के तहत कि किस प्रकार इन आत्मकथाओं में ये दोहरा शोषण अभिव्यक्त हुआ है। चौथा, संविधान से जोड़कर हम इन आत्मकथाओं को किस प्रकार पढ़ सकते हैं, संविधान के वो कौन कौन से हिस्से हैं या जो इन आत्मकथाओं से सीधे तालमेल स्थापित करते हैं। और अंत में मैं कुछ सॉल्यूशंस देने का प्रयास करूंगा और कुछ डाटा दूंगा कि जिससे पता लगेगा कि जातिगत असमानता कम हो रही है और जातिगत असमानता का कम होना क्यों जरूरी है और विकसित भारत के साथ जोड़कर हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं, दलित चेतना के कुछ विशिष्ट बिंदु इस प्रकार हैं। अगर एक लाइन में दलित साहित्य को समझाना हो तो मैं कह सकता हूँ कि दलित साहित्य वह साहित्य है जो स्वतंत्रता और समानता की वकालत करता है और मूल रूप से डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध के दर्शन को स्वीकार करता है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं: वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, सांप्रदायिकता का विरोध, स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय, सामाजिक बदलाव की पक्षधरता, पूंजीवाद, सामंतवाद, जातिवाद। मैंने अपनी स्लाइड में जानबूझ के जातिवाद शब्द का इस्तेमाल किया है। आमतौर पर दलित लेखक या दलित आलोचक ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे उससे आपत्ति है। मैंने जानबूझकर जातिवाद शब्द का इस्तेमाल उसकी जगह किया, क्योंकि शोषण करने वाला किसी भी जाति का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो। एक विशेष जाति के साथ उसको लिंक करके देखना मुझे लगता है ये सही नहीं है। और कोई ओबीसी का व्यक्ति भी शोषण कर सकता है ऐसी कम्युनिटी का, और ये एक, जब हम इतिहास में जाते हैं तो ये आमतौर पर हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है अगर ये आलोचक ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह जातिवाद शब्द का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये दलित चेतना के कुछ विशिष्ट बिंदु हैं। अगर मैं दलित साहित्य के इतिहास पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँ तो दलित साहित्य का इतिहास 1960 में महाराष्ट्र से शुरू होता है। हिंदी साहित्य में 1990 के बाद से मुख्य रूप से आत्मकथाएं के रूप में यह अपनी अभिव्यक्ति पाता है। 1960 के बाद 1972 में नागपुर अधिवेशन हुआ, जहां इसको और गति मिली इस आंदोलन को। उसके बाद 1980 के आसपास कांसीराम, बामसेफ, DS4 जैसे संगठनों का उदय हुआ और बाद में 1992 के आसपास मंडल कमीशन आया। तो ये सब कारक थे जिसकी वजह से ये आंदोलन निरंतर फलता फूलता रहा। तो 1990 से पहले यह साहित्य पत्रिकाओं और मंचों तक सीमित था। उसके बाद हिंदी साहित्य में जिस पत्रिका को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है, उस पत्रिका का नाम है हंस पत्रिका, जिसके संपादक राजेंद्र यादव थे। राजेंद्र यादव ने इन रचनाओं को अपनी उस पत्रिका में स्थान दिया। आमतौर पर जो अन्य पत्रिकाएं थी, उनके संपादकों ने इन पत्रिकाओं को छापने से इनकार कर दिया था। तो हंस पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान इस साहित्य को मुख्य धारा में या जनमानस के सामने लाने में बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूँ, जिस बिंदु के तहत मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि सोशल साइंस के अन्य सब्जेक्ट की तुलना में साहित्य इस अन्याय और शोषण को
ये इस असमानता को किस प्रकार दिखाता है। ये कोटेशन या ये प्रसंग मैंने लिया है हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा दो हिस्सों में आई है। ये पहला हिस्सा है मेरा बच्चों मेरे कंधों पर। शिवराज सिंह फिलहाल हिंदी डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो ये प्रसंग उस समय का है जब शिवराज सर बारात में जाते हैं, उनके गांव से एक बारात जाती है। तो उसी दौरान जब वो वापस नहीं आते तो वहां पर उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और ये मृत्यु होती है अंधविश्वास के चलते, अशिक्षा के चलते, या फिर गरीबी के चलते। हालांकि ये सब चीजें आपस में लिंक हैं। तो इन सब कारणों की वजह से ये मृत्यु होती है। तो शिवराज सिंह इसके बारे में लिखते हैं, मैं जब घर से गया था तो बारात देखने की खुशी में हंसता खेलता चाचा के कंधों पर सवार होकर गया था, और अब पिता के चले जाने पर लौट रहा था तो मेरा बचपन खुद मेरे ही कंधों पर आ पड़ा था। अब इस घटना को एक इतिहासकार इस तरह देख सकता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, ये एक सदियों की शोषण की परंपरा है जो चली आ रही है। वो इसको 1000 ईस्वी के आसपास देखेगा, एक कालक्रम का मतलब इतिहास का दृष्टिकोण रहेगा क्रोनोलॉजी या कालक्रम की दृष्टि से देखने का। और राजनीति शास्त्र का इस प्रसंग को देखने का नजरिया हो सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, जो मानव अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में सीधे तौर पर तो भारतीय संविधान में देखने को नहीं मिलता, बट हम सब जानते हैं आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के द्वारा उस आर्टिकल को काफी विस्तृत रूप दिया है। उसको अब केवल शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, उसके तहत एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है, स्वास्थ्य का अधिकार भी उसमें शामिल है। तो राजनीतिक शास्त्र के अनुसार ये हो सकता है कि ये एक स्टेट का विफलता है कि वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या फिर जो मूल अधिकार हैं उनको प्रोवाइड कराने में असफल हो रहा है। इसके अलावा राजनीति शास्त्र इसको ऐसे देख सकता है कि ये जो स्टेट की पॉलिसी है गरीबी को कम करने की, या फिर असमानता को कम करने की, या अंधविश्वास को कम करने की, क्योंकि अंधविश्वास गरीबी इन सब चीजों की कारण ही ओम प्रकाश वाल्मीकि की शिवराज सर के जो पिताजी हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो राजनीति शास्त्र इस दृष्टिकोण से देख सकता है कि सरकार की जो इस तरह की योजनाएं हैं, जो उसके प्रयास हैं, वो सब विफल हो रहे हैं, धरातल पर वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो राजनीति शास्त्र इस दृष्टिकोण से देख सकता है। सोशोलॉजी या सोशोलॉजिस्ट इस दृष्टिकोण से देख सकता है कि किस प्रकार इस समुदाय के पास सामाजिक पूंजी नहीं थी, सामाजिक पूंजी के अभाव में ये मृत्यु हो जाती है, और जो समाज है वो 4 स्तरों पर विभाजित है। उस 4 स्तरों के विभाजन के कारण ही ये परिणाम है कि शिवराज सिंह के पिताजी की डेथ हुई। और वो सोशोलॉजी आपको फैक्ट देख सकता है, वो आपको बता सकता है कि जो दलित समुदाय है उसकी जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, और उसमें शिशु मृत्यु दर क्या है। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत आंकड़े आपके पास सोशोलॉजी दे देगा। लेकिन जो ये वर्णन है मुझे लगता है कि केवल साहित्य कर सकता है। मैं फिर दोबारा इन पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा। और अब पिता के चले जाने पर लौट रहा था तो मेरा बचपन खुद मेरे ही कंधों पर आ पड़ा था। ये जो शोषण है इसको फील कराना, ये मुझे लगता है साहित्य कर सकता है। फैक्ट आपके दिमाग से जुड़ सकते हैं लेकिन साहित्य आपके दिल से जुड़ सकता है। और फैक्ट आपको बता सकता है कि इस तरह ये चीजें घटित हुई, लेकिन वो एक निर्गुण रूप में हमारे सामने आता है फैक्ट। लेकिन चीजों को खोलकर हमारे सामने रखने का काम साहित्य कर सकता है। और साहित्य से हम इसलिए ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। इसके कई सारे न्यूरो साइंस के अनुसार अगर मैं इसकी व्याख्या करने चाहूँ तो हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स हमको ये एहसास दिलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं कि ये घटना हमारे साथ घटित हो रही है। कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि ये घटना किसी और के साथ घटित हो रही है। तो साहित्य जिस कलात्मक ढंग से इस घटना को दिखा रहा है वो कलात्मक ढंग से दिखाने की वजह से ही दिल से जुड़ पाता है। और इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी है। मेरा बचपन खुद मेरे ही कंधों पर आ पड़ा था। यहाँ देखिए कि किस प्रकार एक साहित्यकार ने बचपन जैसी, जो बचपन एक अमूर्त अवधारणा है, उसको मूर्त रूप दे दिया है। बचपन तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कंधों पर
बैठाया जा सके, लेकिन साहित्यकार उस दर्द को यहाँ कंधों पर आ पड़ने का मतलब है कि अब मेरे पास सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, मैं एक अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाऊंगा, परिवार की जिम्मेदारी आ जाएंगी। तो ये काम साहित्य का है, ये एक खूबसूरती साहित्य की है। मुझे लगता है इसलिए साहित्य को पढ़ा भी जाता है और इसलिए पढ़ा भी जाना चाहिए। ये एक डाटा है जो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो थर्ड था, जो 2011-12 में कंडक्ट किया गया था। हालांकि उसके बाद कई सारे NFHS हो चुके हैं, बट उनमें इस तरह का कोई डाटा मुझे नहीं मिला जब मैंने सर्च करने का प्रयास किया। तो जो नेशनल एवरेज है इंटरकास्ट मैरिज का, वो 9.9%, यानी कि ऑलमोस्ट 10% है। तो मुझे लगता है अब ये डाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। और ये अगला प्रसंग है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन से, जिसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि जाति किस प्रकार प्रेम को पनपने से रोक सकती है। तो पीछे हमने देखा इंटरकास्ट मैरिज, वो एक फैक्ट था जो सोशियोलॉजी ने हमें प्रोवाइड कराया। और ये मैं इसके कुछ जो नीचे का अंश है इस स्लाइड का, मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूंगा। वह रोने लगी थी, मतलब अपनी प्रेमिका के लिए वो वह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह रोने लगी थी, मेरा ऐसी होना जैसे कोई अपराध था। वह काफी देर सुबकती रही, हमारे बीच अचानक फासला बढ़ गया था। हजारों साल की नफरत हमारे दिलों में भर गई थी। एक झूठ को हमने संस्कृति मान लिया था। हम लोग वापसी में लगभग चुप थे, लेकिन भीतर के कोलाहल में डूबे हुए। मैं उस वक्त तनाव मुक्त हो चुका था, जैसे मेरे मन में कोई भारी बोझ हट गया था। तो हमने अभी देखा कि सोशियोलॉजी ने हमको एक फैक्ट दिया, लेकिन वो फैक्ट हमारे कहीं ना कहीं मस्तिष्क से जुड़ पा रहा था। लेकिन झूठन का ये अंश कहीं ना कहीं हमारे दिन से कनेक्ट होता है। एक और अंश मैं पढ़ना चाहूंगा। ये मुर्दया से मैंने लिया है, मुर्दया के लेखक डॉक्टर तुलसीराम। ये आत्मकथा भी 2 अंशों में आ चुकी है। 2014 में इसका सेकंड पार्ट मणिकर्णिका नाम से आया था। तो ये फर्स्ट पार्ट जिसका शीर्षक मुर्दया, उससे मैंने लिया है। मुर्दों सा लेटे हुए हमारे नीचे पुआल, ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े, हम सो नहीं रहे बल्कि रात भर अपनी चिताओं के जलने का इंतजार कर रहे हूँ। ये वर्णन है विंटर विंटर सेशन, या फिर बोल सकते हैं कि सर्दी के मौसम का। किस प्रकार उस समाज को जिसका शोषण हुआ, सभी तरह का शोषण हुआ, आर्थिक शोषण, शैक्षणिक शोषण, राजनीतिक शोषण, उसका ये परिणाम है। तो उस समाज के पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। तो मुर्दों सा लेटे हुए हमारे नीचे पुआल, ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े, हम सो नहीं रहे बल्कि रात भर अपनी अपनी चिताओं के जलने का इंतजार कर रहे थे। अगेन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि पॉवर्टी से संबंधित डाटा प्रोवाइड करा सकता है आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी, ये आपको डाटा दे सकती है। लेकिन ये जो एहसास है उसके साथ जुड़ने का, तादात्म्य करने का, या दिल से जुड़ने का, या उसके साथ उसको फील करने का, क्योंकि एक ये आत्मकथाएं अनुभव के आधार पर लिखी गई है और मुझे लगता है अनुभवों को उधार नहीं लिया जा सकता। और जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं तो खास तौर से हम दलित आत्मकथाओं की बात करते हैं, क्योंकि आत्मकथाओं में बहुत कम स्पेस होता है कल्पनाओं का। उसमें अधिकतर रियलिटी दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो एक रियलिटी ये है और एक रियलिटी फैक्ट हमको प्रोवाइड करा पा रहा है। तो इन दोनों का अंतर शायद आप महसूस कर पा रहे होंगे। एक अन्य प्रसंग है जो मैंने उठाया है झूठन से। झूठन जैसे कि आप कहूंगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। चारों तरफ की होती थी ऐसी दुर्गंध की भर में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यह था वह वातावरण जिसमें बचपन देखा। ये जो साहित्य की विशिष्टता है, एक इमेज क्रिएट करना, बिंब क्रिएट करना। ये बिंब आप एनालिसिस करके क्रिएट नहीं कर सकते। यही एक अंतर नजर आता है। जो अन्य सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक है, विश्लेषण विश्लेषण पर वो टिके हुए हैं। लेकिन
वो आपको इंडेक्स दे सकते हैं, पॉवर्टी इंडेक्स दे देंगे, उसका कास्ट से लिंक करके दे देंगे हमको, सेंसस में भी 2011 की सेंसस में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप इस पंक्ति पे मैं फिर दोबारा जोड़ देना चाहूंगा, ऐसी दुर्गंध की मिनट भर में सांस घुट जाए। तो ये एक अन्य कोटेशन था। मैं यहाँ पे एक स्पष्टीकरण भी देना चाहूंगा कि जब मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मैं सोशल साइंस की बिल्कुल उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो साहित्य है ये खुद अंबेडकर के दर्शन को स्वीकार करता है, और मुझे लगता है कि अंबेडकर का दर्शन यदि नहीं आता तो क्या ये साहित्य इस रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो सोशल साइंस की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। दरअसल जो सोशल साइंस की थ्योरी है उनका प्रैक्टिकल रूप हमें साहित्य में देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी का प्रभाव हिंदी साहित्य पर नहीं, दुनिया के हर एक भाषा के साहित्य पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है, उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और हमें केवल दिल से नहीं जुड़ना होता चीजों से, तो हमें कभी कभी दिमाग से भी जुड़ना होता है। तो मैं केवल एक कंपैरिजन कर रहा था ना, मेरी कोशिश ये थी, कोशिश ये है कि साहित्य ऊपर है या फिर सोशल साइंस ऊपर है। लेकिन मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि साहित्य को क्यों पढ़ा जाना चाहिए, सोशल साइंस के स्टूडेंट भी इसको क्यों पढ़ सकते हैं, कोई व्यक्ति इसको क्यों पढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में भी साहित्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि जिस तरह ये समस्याओं को दिखाता है, उसकी जो अंतरतम परतें होती हैं, जिस तरह उनको उघाड़ कर रख देता है, वो शायद अन्य सब्जेक्ट, सोशल साइंस के सब्जेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए साहित्य को पढ़ना चाहिए। अब मैं अपने अन्य बिंदु पर आता हूँ। जैसे मैंने जिक्र किया था कि इन आत्मकथाओं में या फिर महिला आत्मकथाओं में जो दोहरा शोषण है वो किस प्रकार वर्णित हुआ है। तो जब हम दोहरे शोषण की बात करते हैं तो यहाँ इसका सामान्य मतलब यही है कि दलित महिला है तो एक दलित होने का शोषण, और उसका महिला होने का शोषण। तो किस प्रकार ये अभिव्यक्त हुआ है, शिकंजे का दर्द आत्मकथा से प्रसंग मैंने उठाया है। उस समय कक्षा में अपनी जाति की सिर्फ मैं ही एक लड़की थी। मेरे बड़े भाई सिवनी मालवा के हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, छोटा भाई मोहन एक साल पीछे था। स्कूल में एक्स वाई जेड आदि ऐसी जाति के बच्चे पढ़ते थे, मगर उन सब में निम्न अछूत मुझे ही माना जाता था। सब में निम्न अछूत मुझे ही माना जाता था। ये ऐसे बच्चे भी मुझे अपने से निम्न मानते थे, मैं सबसे नीचे के पायदान पर थी। तो हम देख सकते हैं कि जो तथाकथित उच्च जातियां हैं वो अपने से निम्न या अछूत मानती हैं अपने से तथाकथित निम्न जातियों को। लेकिन यहाँ जो एससी समुदाय का जो पुरुष हैं वो अपने से निम्न मान रहे हैं महिलाओं को, और उनके साथ वो तरह तरह का शोषण करते हैं। मैं यहाँ पर एक दो प्रसंगों का और जिक्र करना चाहूंगा। जो दलित साहित्य के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं, नामदेव ढसाल, उनकी उनकी पत्नी ने उन पर खुद आरोप लगाए हैं कि आप घर के बाहर तो वकालत करते हैं स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों की, लेकिन घर के अंदर ये मूल्य कहाँ चले जाते हैं। इस तरह के आरोप हिंदी साहित्य में अन्य कुछ प्रोग्रेसिव सोच, या कहना चाहिए तथाकथित प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले साहित्यकारों पर भी लगाए जाते हैं। जब हम मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी पढ़ते हैं तो ये चीज हमको देखने को मिलती है कि राजेंद्र यादव किस प्रकार उनकी अपेक्षा करते हैं। खैर वो एक व्यापक बहस का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि राजेंद्र यादव के भी अपने पक्ष हैं और वो फिलहाल हमारा मुद्दा भी नहीं है आज की बातचीत का। तो इस स्लाइड को पढ़ने के बाद हम जब गहरे स्तर पर पहुंचेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में दो ही वर्ग एग्जिस्ट करते हैं, एक शोषक एक शोषित। क्योंकि महिला होने का जो दर्द है, ऐसी महिला होने का दर्द, वो उसका फिर कास्ट से कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं रह जाता, उसका फिर महिला होने से ज्यादा लिंक रह जाता है। और भी बहुत सारे प्रसंग इस इन आत्मकथाओं में हैं। ये आत्मकथाएं इन प्रसंगों से भरी पड़ी हैं। यदि मैं उन सभी प्रसंगों का जिक्र करने लगूं तो फिर ये बातचीत बहुत लंबी खिंच जाएगी। अ, ये अ, ये जो अंश है ये मैंने लिया है दोहरा अभिशाप। ये आत्मकथा है कौशल्य बेशंत्री। कौशल्य बेशंत्री मूल रूप से अ, मराठी महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था, और उनकी जो मूल
या मातृभाषा थी वो मराठी थी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर हिंदी साहित्य में इसका इसको लिखा या हिंदी लैंग्वेज में इसको लिखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिंदी साहित्य में एक भी आत्मकथा महिलाओं ने नहीं लिखी है। तो जो एक वैक्यूम था या फिर बोलना चाहिए जो एक उसको भरने के लिए, उसकी शुरुआत के लिए एक उदाहरण सेट करने के लिए उन्होंने ये लिखा। और इसके टाइटल से ही हम समझ सकते हैं कि दोहरा अभिशाप, दोहरा शोषण। इसके टाइटल भी एक आकर्षक टाइटल रखा गया है। कपड़े धोना बंद कर दिया क्योंकि मैं कपड़े बैठकर नहीं धो सकती, मुझे बहुत गंभीर गठिया है। नौकरानी कपड़े धोती थी, उसे भी देवेंद्र ने छुड़वा दिया। मुझसे कहता कि मैंने तुम्हें पालने का ठेका नहीं लिया है। पत्नी को वह स्वतंत्रता सेनानी भी एक दासी के रूप में देखना चाहता था। तो देवेंद्र जो है वो कौशल्य विसंतरी के पति हैं, और किस प्रकार शोषण होता है इस राइड में मैंने दिखाने का प्रयास किया। तो ये दर्शाता है एक दोहरी मानसिकता को, घर के अंदर के व्यवहार को और घर के बाहर के व्यवहार को, उस डबल स्टैंडर्ड को। और पत्नी को वह स्वतंत्रता सेनानी भी एक दासी के रूप में देखना चाहता था, यानी कि वो चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, लेकिन वो इतना ज्यादा ना हो जाए कि उन पर कंट्रोल करना हमें मुश्किल हो जाए, या फिर वो हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। तो ये इस प्रकार अभिव्यक्ति मिलती है इन आत्मकथाओं में। ये स्टेट वाइज कन्विक्शन रेट है जो एससी के विरोध में हमें देख एससी के अगेंस्ट हमको देखने को मिलता है। ये मोहनदास नेमिसराय की अपने अपने पिंजरे से मैंने लिया है। मोहनदास नेमिसराय की अपने अपने पिंजरे में भी इस स्थिति को दर्शाया गया है। नेमिसराय के शब्दों में, शहर की अन्य दलित बस्तियों की तरह हमारी बस्ती से भी ढेर सारी औरतें जंगल जाती थीं। उन्हें अकेला पाकर उनके शरीर को नोचने के लिए गिद्ध तैयार बैठे रहते थे। यहाँ पर फिर हम साहित्य की खूबसूरती देख सकते हैं। भारतीय समाज का ये सच रहा है कि 2014 से पहले तक आमतौर पर महिलाएं खुले में शौच के लिए विवश होती थी। अब तो खैर स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन ये भारतीय समाज या भारत का सच रहा है, इसको हम नहीं छिपा सकते। तो ये शरीर को नोचने के लिए गिद्ध तैयार बैठे रहते थे। तो ये जो गिद्ध शब्द का इस्तेमाल है, दोनों ये तथाकथित उच्च जाति के भी पुरुष हैं और तथाकथित निम्न जाति के भी पुरुष हैं। और साहित्य इसको बहुत खूबसूरती के साथ बयां कर सकता है। यहाँ पे इस घटना को अगर मैं सोशल की दृष्टि से पढ़ूं, या फिर सोशल की दृष्टि हो सकती है कि ये शोषण हमेशा से होता आया है। और डाटा हमको दे सकता है, अभी मैंने पहले डाटा दिखाया या फिर कि किस प्रकार जो दलित महिलाएं हैं उनके साथ रेप की घटनाएं घटित होती हैं। तो ये हमको सोशल साइंस के अन्य सब्जेक्ट दे देंगे, लेकिन इसको जो फील कराने का एहसास है वो साहित्य कितने खूबसूरत शब्दों में बयां कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं अपने अगले बिंदु की ओर आना चाहूंगा कि इन आत्मकथाओं को इस दृष्टि से भी पढ़ा जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के किन किन हिस्सों के साथ इन आत्मकथाओं का लिंक हो सकता है। तो हम सब जानते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान को एक दार्शनिक आधार प्रदान करती है, और इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और ये संविधान के अन्य हिस्सों जितना ही महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जज केशवानंद भारती केस में कहा कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे अन्य हिस्सों का बेसिक स्ट्रक्चर है, वैसे ही प्रियम्बल का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो मूल्य हैं, और दलित साहित्य भी इन्हीं मूल्यों पर टिका हुआ है मूल रूप से। तो इस तरह जोड़कर देख सकते हैं। अगर मैं फंडामेंटल राइट से जोड़ने की बात करूं, तो इनको जोड़कर देखा जा सकता है। आर्टिकल या फिर राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18, एंड राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये जो आर्टिकल 21 है, इसका काफी विस्तार हुआ है। गरिमा गरिमा या फिर प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये बहुत सारे अधिकार कम से कम
30 के आसपास अधिकार इस आर्टिकल से अब तक निकल चुके हैं। और हम इन जब आत्मकथाओं को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इन अधिकारों का सरेआम उल्लंघन हुआ है, और वो कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिलता है। तो जो एक गैप है, कानून में लिख देने से कानून या फिर किसी भी संविधान में कोई चीज लिख देने मात्र से स्थितियां नहीं बदल जाती। हमको ये भी देखना होता है कि ग्राउंड लेवल पर वो कितना आ पाती हैं। एंड जो आर्टिकल 23 है, वो जो बंधुआ मजदूरी है उसके विरुद्ध बात करता है। जब हम झूठन आत्मकथा पढ़ते हैं, फिर इन आत्मकथाओं में ऐसे प्रसंग हमको जगह जगह नजर आएंगे जहाँ जबरदस्ती इस वर्ग के या फिर इस समुदाय के लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है बिना वेतन के। और ये आर्टिकल 51 यानी कि मूल कर्तव्य है। अब हम प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि हम संवैधानिक जो आदर्श हैं और जो संवैधानिक संस्थान हैं उनका सम्मान करें, और हम भाईचारे को प्रमोट करें, और जो वैज्ञानिक सोच है, मानवतावाद है, और जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है उनको प्रैक्टिस में लाने का प्रयास करें। ये ये मूल कर्तव्य बहुत अच्छे लग सकते हैं देखने में। यदि हम सब इनका कहीं ना कहीं पालन करने लगे तो वास्तव में स्थितियां बदल सकती हैं। ये एक अगेन डाटा है जो इनइक्वलिटी अभी भी मौजूद है सोसाइटी में, इसको दिखाने के लिए, खासकर हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन में और खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो इनइक्वलिटी है उसको दर्शा रहा है ये डाटा। इस डाटा के अनुसार जो ओबीसी है उसका पार्टिसिपेशन 21.44% है, और 3.07% एस सी एस टी का है, और 5.92% एससी का है। तो मुझे लगता है अगर समानता स्थापित करनी है और दलित साहित्य को चेतना चेतना देनी है, तो फिर हायर एजुकेशन, खास तौर से एजुकेशन, और एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन एक टूल हो सकता है हमें एक इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ खास तौर से हमें निराशा थोड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि इनइक्वलिटी काफी देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पर भी काफी पोस्ट एससी एसटी और ओबीसी की वैकेंट हैं। यूनियन मिनिस्टर ने 2021 में एक डाटा प्रोवाइड किया था जिसके अनुसार एक बहुत बड़ी संख्या में सीट वैकेंट हैं। उसके भी अलग अलग कारण हैं, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहूंगा फिलहाल। और मैं जब बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन की, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है समानता स्थापित करने का। तो अगर मैं स्टूडेंट यूनियन की बात करूँ, तो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत कम है। उसके भी अलग अलग कारण हैं। ये अगला डाटा है जो भारत में लैंड का असमान वितरण है उसको दिखाता है। तो इस डाटा का जो अगर मैं निचोड़ बताना चाहूँ, तो ये हो सकता है कि जो जनरल कम्युनिटी है या फिर अनरिजर्व कम्युनिटी है उसके पास लगभग 3 गुना ज्यादा लैंड है कंपैरिजन टू एससी कम्युनिटी। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है समानता फैलाने का। 1950 के बाद अलग अलग राज्य सरकारों ने भूमि सुधार लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अलग अलग कारणों से वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। खासतौर से बिहार में हमें बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिलती है लैंड के मामले में। ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका आर्टिकल 38 जो राज्य को निर्देशित करता है कि वो जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। ये ऑल इंडिया सर्वे है ऑन हायर एजुकेशन 2020-21, और राइट साइड में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2010-11। मैंने ये कंपैरिजन करने के लिए ये इसलिए दिया है ताकि हम दिखा सकें कि किस तरह जातिगत असमानता धीरे धीरे कम हो रही है। तो 2010-11 में जो अदर्स यानी कि अनरिजर्व कम्युनिटी है उसका जो टीचिंग स्टाफ में हिस्सेदारी है वो लगभग 70% थी। लेकिन 2020-21 में आते आते वो 56.1% यानी कि लगभग लगभग 13 से 14% के आसपास वो कम हो जाती है। जो दर्शाता है कि असमानता कम तो हो रही है, लेकिन
किस गति के साथ हो रही है उसको भी ध्यान में रखना होगा। मुझे लगता है इसकी जो गति है उसको थोड़ा सा तेज होना चाहिए था या होना चाहिए, लेकिन अलग अलग कारणों से वो नहीं हो पाया। और अंत में मैं अपने अंतिम बिंदु की ओर आना चाहूंगा। मैंने जिक्र किया कि जातिगत असमानता के साथ विकसित भारत के साथ हम कैसे लिंक करके देख सकते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक डाटा दिया या फिर एक रिसर्च की, उसके अनुसार यदि श्रम भागीदारी में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% हो जाती है तो भारत की जीडीपी 1.5% अतिरिक्त की दर से ग्रो कर सकती है। और यदि मैं इसमें SC ST या फिर ओबीसी कम्युनिटी को भी शामिल कर लूं तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत हाई जा सकता है और 2047 तक विकसित होने में मदद कर सकता है। और यदि हमें विकसित होना है 2047 तक तो क्या केवल हम आर्थिक स्तर पर विकसित हो जाते हैं? क्या हमें मानसिक स्तर पर विकसित होने की जरूरत नहीं है? यदि हम विकसित हो जाते हैं तो वो क्या सभी का विकास होगा, क्या फिर कुछ या फिर कुछ कुछ कम्युनिटीज का विकास होगा? ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी होंगी। और इसको इस असमानता को कम करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा जब टैरिफ वॉर हुआ तो यूएसए के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बोला कि जो भारत को ये सस्ता तेल मिलने से जो फायदा होता है वो फायदा एक विशेष कम्युनिटी को मिलता है भारत में। तो हमारी जो जातिगत असमानताएं हैं या जो फिर इतिहास रहा है उससे पूरी दुनिया परिचित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विदेशी ताकतें मुझे लगता है इस फायदे का मौका ना उठाएं, क्योंकि इस समय का जो दौर है मुझे लगता है और ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमें जगह जगह टसल्स देखने को मिल रही हैं, यूक्रेन हुआ या फिर गाजा हुआ, और अभी अमेरिका ने भी हम पे टैरिफ लगाए हैं। तो विकसित होने के लिए और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए जितनी जल्दी हम इस असमानता को कम कर पाए उतना अच्छा होगा। और मुझे लगता है इस मानसिकता को बदलने के लिए अ, कानून आप बना सकते हैं। कानून अब तक बहुत बने हैं, बहुत सामाजिक सुधारों के लिए कानून आए हैं, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कानून आए हैं, लेकिन जब तक सोसाइटी के अंदर से रिफॉर्म्स नहीं आता, जब तक वो मानसिकता नहीं बदलती, तब तक मुझे लगता है उन कानूनों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस मानसिकता को बदलने में इन आत्मकथाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मैंने अक्सर देखा है कि इन आत्मकथाओं को हायर एजुकेशन में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनकी उपेक्षा की गई है। तो यदि हम अपने सिलेबस में इन आत्मकथाओं को शामिल कर पाए या फिर हम खुद इनको पढ़ें या दूसरों को पढ़ने के लिए बोलें, या फिर कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि इनकी एक एक कॉपी हम अपने घर में रख सकते हैं इन आत्मकथाओं की। तो जो वो शुरू से ही संस्कार किसी बच्चे के अंदर आ पाएगा, वो फिर कास्ट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होकर सोच पाएगा। तो ये आत्मकथाएं एक माध्यम हो सकती है जातिगत असमानता का, क्योंकि जातिगत असमानता को कम करने का, क्योंकि साहित्य की प्रभावशीलता मैंने जैसा बताया कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्यादा होती है अन्य सोशल साइंस के सब्जेक्ट से, क्योंकि ये सीधा लिंक होता है। व्यक्ति को लगता है जैसे कि मेरी ही इसमें कहानी चल रही हो, वो अपने को इस के साथ तादात्म्य में स्थापित कर पाता है। तो इसलिए इस असमानता को कम किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है और आशा है कि ये असमानताएं धीरे धीरे कम हो रही है, बट इसके कम होने की गति और थोड़ी सी तेज हो तो अधिक खुशी की बात होगी, और ये असमानता कम हो और हम एक विकसित भारत का निर्माण करने में सफल रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूँ। आपने इतने पेशेंस के साथ मेरी बातचीत को सुना, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगेन थैंक यू। थैंक यू सो मच महेंद्र, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। आपने आज एक ऐसे मुद्दे पे प्रकाश डाला है जो कि समाज में एक बहुत बड़े चेंज के लिए काफी जरूरी है, और एक सामाजिक परिवर्तन को लाने वाला एक विचार थे आपके। एंड आई थिंक आपने काफी अच्छे से जस्टिफाई किया अपने टॉक को। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने काफी सारे इंस्टेंसेस हमें प्रोवाइड करे ऑटोबायोग्राफीज के, एंड बहुत ही मल्टीपल लेंस से हम एक ही टॉपिक को समझ पाए एंड जान पाए कि क्यों ये जरूरी है
जिससे हम काफ़ी ज़्यादा एट टाइम्स हम ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो थैंक यू फॉर द टॉक। टाइम की कमी के चलते हम सिर्फ़ 2 क्वेश्चन्स ले पाएँगे। द फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय डॉक्टर आकृति एंड मैम पूछ रही हैं कि भारतीय समाज में जाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, परंतु महिलाओं के संदर्भ में लिंग जाति से भी महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरता है। तो इसके ऐतिहासिक संदर्भ को आप कैसे देखते हैं और आत्मकथाएँ इनको किस हद तक सम्मिलित करती हैं? अगर मैं पुरुष आत्मकथाओं की बात करूं तो इस तरह के प्रसंग मुझे ज्यादा नजर नहीं आते जहां पर महिलाओं के शोषण को भी दिखाने का प्रयास किया हो। वो केवल सहायक रूप में या फिर आनुषंगिक रूप में हमारे सामने आते हैं जब मैं पुरुष आत्मकथाओं की बात करता हूँ। तो अगर स्त्रीवादी दृष्टिकोण से इन आत्मकथाओं का मूल्यांकन किया जाए, यानी कि जो पुरुष आत्मकथाएं हैं, पुरुष जनित आत्मकथाएं, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी निराशा देखने को मिले। क्योंकि अगर आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो हर एक इक्वलिटी की बात करनी चाहिए। वो कास्ट के आधार पे हो, चाहे जेंडर के आधार पे हो, या फिर रिलीजन के आधार पे हो। तो जब मैंने इन आत्मकथाओं को पढ़ा तो जो महिलाओं का शोषण है या फिर जो महिलाओं का दर्द है, वो केवल आनुषंगिक रूप से, सहायक रूप से इन आत्मकथाओं में आया है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का कोई दर्द है, कोई घटना है, तो उनका उनकी माता से, जैसे उनकी माता जी एक बार जाती हैं, झूठन खाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, तो वहां दिखता है। लेकिन उस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि की पत्नी की स्थिति क्या थी, या उनके साथ किस तरह का वो शोषण झेल रही थी, वो बहुत ज्यादा इन आत्मकथाओं में नजर नहीं आता। ऑलराइट, हमारे पास एक और क्वेश्चन है और हम चाहेंगे कि आप उसको भी ब्रीफली एड्रेस करें। देन वी विल मूव ऑन टू द फर्दर प्रोसीडिंग्स। द अदर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय डॉक्टर राकेश कुमार रजक और सर पूछ रहे हैं कि क्या एजुकेशन और इंटरकास्ट मैरिज से कास्ट सिस्टम को समाप्त किया जा सकता है? एंड क्या कास्ट सिस्टम अगर भारत में कंटिन्यू रहे तो क्या हम भारत को विश्व गुरु के रूप में देख सकते हैं कि नहीं? तो ये एजुकेशन और इंटरकास्ट मैरिज पे आपके क्या विचार है? अब मुझे लगता है यदि कास्ट सिस्टम जारी रहता है तो फिर हम भारत को विकसित भारत के रूप में नहीं देख सकते। इसको तोड़ा जाना जरूरी है। मैंने बताया भी कि क्यों इसको तोड़ा जाना जरूरी है। एक क्लोज सिस्टम है ना, जाति सिस्टम, एक बंद व्यवस्था है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे तोड़ने का सबसे प्रमुख जो तरीका बताया वो यही बताया, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज अभी जो शहरी क्षेत्र है उसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आमतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां अक्सर ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि हत्याएं तक हो जाती हैं। तो अगर मैं इसका जवाब देना चाहूँ कि क्या विकसित हो सकता है जाति व्यवस्था को मेंटेन करते हुए, तो मुझे लगता है बिल्कुल मेंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि जाति व्यवस्था के साथ बहुत सारी चीजें और जुड़ के आती हैं। ओके महेंद्र, हमारा एक वन लास्ट क्वेश्चन जो कि हम अपने सभी स्पीकर से पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जीएसटीएस में एंड आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगे यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को? मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, और मुझे इसके बारे में पता लगा लगभग 1 महीना पहले, जब मैंने अपने दोस्त का शायद व्हाट्सएप स्टेटस देखा था। और फिर जब मैंने इसको शायद शैलेंद्र ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था, तो मैंने देखा तो मुझे लगा मुझे भी जरूर इस पे बोलना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पे। और एक्सपीरियंस इसलिए भी अच्छा रहा कि क्योंकि जो सभी लोग हैं उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। खासतौर से मनीष सर और शैलेंद्र सर को तो मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, योगदान पूरी जीएसटीएस टीम का, लेकिन खास तौर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अगेन डॉक्टर मनीष सर एंड शैलेंद्र सर, क्योंकि जो मॉक मीटिंग थी या फिर प्री मीटिंग थी उसमें मनीष सर ने काफ़ी सजेशंस दिए, शैलेंद्र ने काफ़ी सजेशंस दिए। उसी सजेशंस का परिणाम है कि मैं पहले से अधिक बेहतरीन इस स्लाइड को बना पाया और अपने विचार रख पाया। और इसकी खासतौर से मैं इस एंगल से भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जीएसटीएस, ना लैंग्वेज का कोई बैरियर है,
और ना ही स्ट्रीम या सब्जेक्ट का कोई बैरियर है। आपके पास अगर विचार हैं, जेन्युइन में अगर आपके पास विचार हैं, तो आप आइए, आप बोलिए। थैंक यू सो मच महेंद्र आपके प्रेजेंटेशन के लिए और आपके वर्ड्स के लिए। एंड हम आशा करते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आगे भी कनेक्टेड रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो endeavors. मच। थैंक With this, it's now again time to invite our honorable chief guests for the session. So सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिल को बुलाना चाहूंगी। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या suggestions, insights रहेंगे for the talk as well as the platform. So sir, over to you. Sir, धन्यवाद। मेरी yeah, आवाज आ yes, रही है? जी. Yes sir, yes sir. ठीक। आभासी सम्मानित मंच, जीएसटीएस सीरीज के संस्थापक एवं सलाहकार डॉक्टर मनीष कर्मवार सर, सभी विद्वान अध्यापक गण, प्रिय छात्र छात्राएं और उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज जैसे सार्थक और बौद्धिक कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय। यह मंच केवल एक अकादमिक गतिविधि नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की चिंतनशीलता, अभिव्यक्ति और सामाजिक जागरूकता का उत्सव भी। मैं सबसे पहले इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। आज के समय में जब उच्च शिक्षा का ध्यान केवल परीक्षाओं और अंकों तक सिमटता जा रहा है, तब इस प्रकार के आयोजन हमें यह याद दिलाते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, संवाद और दृष्टि का विस्तार भी है। जीएसटीएस जैसी श्रृंखला विद्यार्थियों को अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करने, शोधपरक दृष्टि विकसित करने और समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलने का अवसर देती है। यह एक ऐसा मंच है जहां विद्यार्थी वक्ता बनता है, विचारक बनता है और अंततः जिम्मेदार नागरिक के रूप में परिपक्व होता है। इस श्रृंखला के संयोजक और संस्थापक निसंदेह बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने शिक्षा को कक्षाओं से निकालकर समाज के विमर्शों से जोड़ा। यह प्रयास न केवल विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ाता है, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और चिंतनशीलता का विकास भी करता है। हिंदी दलित आत्मकथाएं, विविध आयाम, यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है और मैं बधाई देना चाहता हूं महेंद्र कोहली जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया। आपने ब्राह्मणवाद के स्थान पर जातिवाद शब्द के प्रयोग पर बल देने की बात की। निश्चित तौर पर यह एक सराहनीय पहल हो सकती है। वास्तव में देखा जाए तो साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों से निकली अनुभूति है। दलित साहित्य उसी अनुभूति का परिणाम, जो सदियों से उपेक्षित, वंचित और संघर्षशील समाज के अनुभवों से जन्मा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दलित साहित्य इसी 3 सूत्रों का जीवंत उदाहरण। यह साहित्य केवल पीड़ा का वर्णन नहीं करता, बल्कि प्रतिरोध की आवाज और परिवर्तन का घोषणा पत्र बनकर सामने आता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन, तुलसीराम की मुर्दैया
या फिर शिवराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर, और इनके अतिरिक्त मोहनदास नेमिस राय की कहानी अपना गांव, जयप्रकाश करदम का छप्पर, शरण कुमार लिम्बाले की अक्कर मासी और रूप नारायण सोनकर का सुवरदान, ये कुछ प्रमुख दलित रचनाएं। ये रचनाएं दलित जीवन के यथार्थवाद, शोषण और मुक्ति के संघर्षों को अपनी भाषा और अपनी संवेदना में व्यक्त करती। ये सब कल्पित कहानियां नहीं हैं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध जिए गए सत्य की गाथाएं। इन रचनाओं ने दिखाया कि दलित साहित्य करुणा नहीं मांगता, बल्कि सम्मान और समानता की मांग करता है। दलित साहित्य हमें यह भी सिखाता है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति की पीड़ा हमारी संवेदना में शामिल नहीं होगी, तब तक साहित्य अधूरा रहेगा। इस दृष्टि से दलित साहित्य भारतीय साहित्य की आत्मा को नए अर्थ देता है। वह हमें मानवता की सच्ची परिभाषा सिखाता है। मुझे विशेष हर्ष है कि महेंद्र जी ने ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय को अपनी प्रस्तुति के लिए चुना। यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमारी नई पीढ़ी केवल अकादमिक पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के गहरे प्रश्नों को समझने और उन पर विचार करने के लिए तत्पर भी है। युवाओं की यही जागरूकता भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण करेगी। ऐसा समाज जहां जाति, वर्ग और भेदभाव की दीवारें धीरे धीरे मिट जाएंगी। इस मंच पर खड़ा हर छात्र केवल एक वक्ता नहीं, बल्कि परिवर्तन का दूत है। इसलिए जीएसटीएस जैसी श्रृंखला विद्यार्थियों को विचार से कर्म की दिशा से प्रेरित करती है, और यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी है। मैं पुनः कार्यक्रम के संस्थापक एवं सलाहकार डॉक्टर मनीष कर्मवार सर का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। उनका शैक्षणिक दृष्टिकोण, सामाजिक चेतना और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का तरीका वास्तव में अनुकरणीय है। उनके मार्गदर्शन में यह श्रृंखला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक विचार यात्रा बन चुकी है, जो विद्यार्थियों को आत्ममंथन, संवाद और साहित्यिक संवेदना की दिशा में आगे बढ़ा रही है। साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है, परंतु दलित साहित्य इस दर्पण को समाज के उन कोनों तक ले गया है जहां पहले अंधेरा था। यह साहित्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समानता के उस आदर्श तक पहुंचे हैं जिसकी बात हमारे संविधान ने की थी। दलित साहित्य को केवल पढ़ना या सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके संदेश को जीना आवश्यक है। जब तक हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में और हमारी नीतियों में समानता की भावना नहीं आती, तब तक साहित्य का उद्देश्य अधूरा रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दलित साहित्य केवल एक साहित्यिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की चेतना है। इस चेतना को समझना, फैलाना और उसे अपने जीवन में अपनाना, यही हमारे शिक्षित होने की पहचान है। जीएसटीएस जैसे आयोजन हमें इसी दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। यह मंच विद्यार्थियों को न केवल बोलना सिखाता है, बल्कि सोचना और समझना भी सिखाता है, और यही बात इसे विशिष्ट भी बनाती है। आपने मुझे इस ऐतिहासिक श्रृंखला का हिस्सा बनाया, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए आपका आत्मिक आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर आपके वर्ड्स के लिए। एंड हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि आपने जो और इनसाइट्स ऐड की हैं वो महेंद्र के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, अगर वो कुछ और लेना चाहें आपके आपके आपने जो बोला है उनसे उनसे जो टेक अवे महेंद्र भी काफ़ी कुछ ले सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, अभी आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट डॉक्टर राणा प्रताप फॉर हिज insights and suggestions about the talk and the platform. So, sir, over to you. जी, सर्वप्रथम जीएसटीएस जीएसटीएस संस्था के संस्थापक और सलाहकार डॉक्टर मनीष कंवर सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने इसमें हिस्सा लेने का और मुख्य अतिथि के रूप में चुनने का मुझे चुना गया। और इस तरह की टॉक सीरीज को चलाते हुए ये 248वां टॉक सीरीज है, जहां तक मैं ठीक हूं। और निश्चित ही डॉक्टर मनीष करमवार सर, शैलेंद्र जी, ये सब साधुवाद के पात्र हैं। जीएसटीएस में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीरीज मैंने सुने, ये सब बहुत सारे सीरीज सुने। इसमें विभिन्न शोधार्थियों को, ग्रेजुएट स्कॉलर्स को अपने विचार प्रदान करने का मौका मिलता रहा है। निश्चित तौर पे उन शोधार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में यह सहभागी सिद्ध हो रहा है और उनकी व्यक्ति के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। जीएसटीएस नागरिक कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारियां और इस तरह की चीजें टॉक सीरीज से, जीएसटीएस की टॉक सीरीज से निश्चित तौर पे निखर करके आ रही है, आ सकती है। अब महेंद्र कोहली जी ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्रमबद्ध तरीके से साहित्य की भूमिका और साहित्य का समाज पे और पाठक पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको हमारे समक्ष रखने की कोशिश की। उसको सोशियोलॉजी से, अन्य विषयों से, सोशल साइंस के अन्य विषयों से, संविधान से जोड़ने का प्रयास किया। निश्चित ही ये सराहना के काबिल है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि साहित्य जो है हमें साहित्य जो है प्रभावशीलता रखता है, इस तरह से कि हम उससे जुड़ पाते हैं। निश्चित तौर पे साहित्य पढ़ने के बाद हम वही नहीं रह जाते हैं जो साहित्य पढ़ने के पूर्व थे। और चूंकि मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूंगा, छोटा सा है कि एमए के दिनों में मैं अक्सर लाइब्रेरी में बैठता था, तो मैंने एक दिन मेरा बचपन मेरा कंधों पर ये पुस्तक उठाई करीब 10 बजे और रेफरेंस सेक्शन में बैठा था, पढ़ना शुरू किया और 1 से 437 पेज की लगभग ये किताब पुस्तक है। मैंने पढ़ना शुरू किया और कथा की कसावट इस तरह थी और इस तरह की कहानियां थी कि 5:30 बज गए और रेफरेंस सेक्शन बंद होने वाला था और मैं उस पुस्तक को छोड़ नहीं पाया। बाद में जब उस पुस्तक के पीछे कुछ इंटरव्यूज और ये सब चीजें दिए हुए हैं, तो उसमें वीसी साहब जब वो शिवराज सिंह बेचैन जी हिंदी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए आए थे, तो उसका थोड़ा सा जिक्र भी है उसमें। तो वीसी साहब ने उस समय पूछा उनसे कि आपने इतना सब कुछ याद कैसे रखा? तो बेचैन जी ने कहा कि मैंने याद कुछ नहीं रखा, जो भूला नहीं गया वही लिखा। तो कहने का मतलब है कि जो खुद इस चीज का भुक्तभोगी होता है वो बेहतर तरीके से अपनी चीजों को रख सकता है। दो चीजें चलती है, दलित संवेदना का साहित्य और दलित साहित्य। संवेदना का साहित्य वैसे लोग, यानी कि जो जो दलित समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन वो लिखना चाहते हैं, संवेदना रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं और वो लिख रहे हैं, तो वो दलित संवेदना का साहित्य। लेकिन जो भुक्तभोगी है, उन्होंने उस चीज को लिखा है, तो निश्चित तौर पर वो गहरा प्रभावित करेगा। दूसरा,
महेंद्र जी ने बहुत अच्छी चीज महेंद्र जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज ये इसमें शामिल किया कि संविधान के जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में जो कि संविधान का ढांचा माना जाता है और उसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, सिर्फ उतना ही बदलाव किया जा सकता है कि उसके मूल आत्मा को ठेस न पहुंचे, और इसको संविधान की मूल आत्मा भी कहा गया है। और थोड़े बहुत शब्दों में हेरफेर हुए भी हैं, कुछ कुछ शब्द बदले भी गए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आर्टिकल के हवाले, विभिन्न अनुच्छेद के हवाले और संविधान के प्रस्तावना के हवाले दलित साहित्य को और दलित विमर्श को संविधान से जोड़ने का कोशिश किया। निश्चित तौर पर यह सराहना के काबिल हैं। तो अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि जीएसटीएस ने मुझे भी ये मौका दे करके मुझे गौरवान्वित महसूस करवाया है। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। और हम किसी भी व्यक्ति, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, शोधार्थी को निखरने का एक मौका देता है जीएसटीएस, और उसको सोचने का, समझने का, सामाजिक चीजों से जुड़ने का, और जुड़ते हुए सोचते समझते जब हम किसी चीज पे रिसर्च करते हैं, हम जब ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो हम उस चीज को महसूस भी करते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं। तो फिर एक होता है कि हम उसको जब महसूस करते हैं तो हमारा एक नागरिक कर्तव्य बनता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हमें भी योगदान देना चाहिए। तो जैसे कि अभी जीएसटीएस के माध्यम से महेंद्र जी को ही ये मौका मिला, उन्होंने अध्ययन किया तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ ही होगा। इस तरह की गहरी चीजों को उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया, तो उनका हृदय परिवर्तन भी हुआ होगा। तो उनका जो दृष्टिकोण है दलित समाज के प्रति बदला होगा, और बदला ही है, हर किसी का बदलता है। साहित्य पढ़ने के बाद हम वही नहीं रह जाते जो पढ़ने से पहले थे। तो जीएसटीएस का ये बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपके शब्दों के लिए। और आज के सत्र में जो हमारे माननीय अतिथि थे डॉक्टर अनिल एंड डॉक्टर राणा प्रताप, हम जितना हम थैंक यू बोले आपको आई थिंक उतना कम होगा। आप दोनों की जो इनसाइट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, काफ़ी मोटिवेटिंग रहेंगी हमारे लिए एंड हमारे स्पीकर के लिए भी। एंड आप दोनों की जो प्रेजेंस थी, आपकी जो प्रस्तुति थी, उसने ना केवल हमें प्रभावित किया है बल्कि हमें समाज के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोचने के लिए भी प्रेरित किया है। एंड उसी के लिए हम आप दोनों का काफ़ी बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का, आपकी प्रेजेंस के लिए एंड आपके वर्ड्स के लिए on this Sunday evening. With that being said, it is now time to make two important announcements. Have already exceeded our time limit, but nevertheless, the announcements are pretty important. The first one is concerning the speaker of the month for the month of September. So we had 4 presentations in the month of September. The 236th GSTS was held on 7th of September, and the presenter was Miss Muskan, जिन्होंने सूफी मूवमेंट इन इंडिया पे बात की थी। इसके बाद जो सेकंड टॉक थी इन द मंथ ऑफ सितंबर, दैट वाज ऑन 14th ऑफ सितंबर, जो कि 237th सेशन था जीएसटीएस का, जिसमें मिस्टर हेमंत ने प्रकाश डाला इंडिजिनस स्लम्स इन फ्लड प्लेन्स पे। Third presentation was on 21st of September, which was 238th GSTS by Miss Madiha Naz, who talked about Banu Mushtaq's Heart Lamp, a very celebrated work of the author. And the last presentation thi September May, it was on the 28th, and it was 239th session of GSTS, jahan pe Mr. Parthiv elaborated on indigenous folk medicinal knowledge. So after a careful deliberation and a democratic voting system, the team has arrived to a decision, and the speaker of the month for the month of September is Mr. Hemant, who talked about indigenous slums and floodplains. And Mr. Hemant, congratulations to you. And if you're here present in the talk, and if you can, if you would like to hear your remarks and how you feel about the accomplishment, and share as your thoughts for the moment. So, Mr. Hemant. Yeah.
I hope I'm clearly audible. Yes, you are. Yeah. Yeah, first of all, a very warm greetings to one and all present over here. Well, I'm not well today, but it's all right. It's indeed a pleasure for me. It's truly an honor to be recognized as a Speaker of the Month by GSTS. Like my heartfelt gratitude to this wonderful fraternity for giving me such a meaningful and enriching platform to express myself. And apart from this, special note of thanks to Dr. Manish Karamwar sir for your constant guidance, for motivation and belief in me, and have truly been a driving force in this journey. For me, जीत या हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है भागीदारी, because every stage I step onto and every dialogue I engage in teaches me something about life and learning. I have always believed that success is not measured by awards, but by the courage to participate, to speak, and overall to keep improving. And I can say with high certainty that this platform is doing genuinely admirable work. And its future will definitely be even more paramount in nurturing ideas and voices like ours. My best wishes to the entire GSTS teams for continuing this remarkable journey. And thank you once again for this honor and for inspiring us all to keep learning, sharing, and growing together. Once again, I'm very much obliged to everyone. Thank you so much. With this note, I rest my case. Thank you so much, Hemant, and many congratulations to you too on behalf of the entire team of GSTS. And we would also hope to see you continue to be a part of this platform in the upcoming talk sessions as well, both as a For speaker sure. and as a participant. Thank you so much. Thank you. The second major announcement that we have today is very interesting, and it is concerning our upcoming collaboration with Manzil. So Manzil is Assistance and Counseling Society of Motilal Nehru College Evening, and it is a bunch of enthusiastic students and scholars who are very much eager to prepare for competitive exams, but they also believe in developing a holistic personality by coming together and discussing about issues and nurturing their minds. So we are about to collaborate with this society from Motilal Nehru College Evening, and I would like to invite Shaurya for presenting the announcement of the collaboration. So over to you. So first of all, thank you very much, GSTS, for inviting our society and having collaboration with you. And it has been a very great honor for us to be a collaboration with you all. And especially, I would like to thank to the teams who had contacted us and share their viewpoints and experience for this platform. And we really loved this idea. And basically, I also congratulate to the monthly one monthly speaker of the this month, and from now onwards, we will have our from next Sunday, our Vice President Nikita George will be having a talk in this platform. We will soon share the topic regarding this, and once again, thank you very much, and it is very honor for us to have you all for us. And it will also give opportunity for our members to learn lots of things. Especially, I had learned lots of things from uh, this session onwards only. So that's all from my side. Thank you so much, Shaurya. I believe all of the participants here in the meeting are very eager for this upcoming collaboration with the team. And definitely, together, we will foster this world of knowledge sharing. So, with that being said, we come to the concluding event, the concluding remarks for the session. And for the same, I would like to invite Dr. Manish Kanwar for uh, the final comments. So, sir, over to you. Okay, usually we are not late. So right now we are having 750 seconds late, but it's fine because we are having two young guests of honor and young scholar, and there are so many announcements to do. So sometime it happens. Okay, it's fine. Who is Dalit?
the most important question in the 21st century: who is Dalit? Right now, I'm Dalit. My Samlal college is how you look the system of Dalit and suppressed class. So सब लोगों ने काफी अच्छा बोला. It's a really fantastic because इन दो लोगों की जर्नी मैंने इनके कॉलेज डेज से देखी हुई है 2012 2013. So the thing is, who is Dalit? Because both of these two scholars, they were my students, and the students of Samlal Evening College. But while conversing, they never mention about my contribution and the college contribution. I know they are a little bit nervous. That's why वो थोड़े nervous थे maybe. So now, who is Dalit? My college, my previous college, Samuel Evening College, and me for not accepting my contribution to their life. So the definition of Dalit is entirely different in different perspectives. So इस सेंस में हमें दलित के कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए. काफी दिन हो गए हमें आजादी मिले हुए और अब हम ये चाहते हैं कि अंकित सॉरी स्पीकर महेंद्र, दो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स अनिल एंड डॉक्टर राणा, बिकॉज इन्होंने काफी कुछ देखा है और अगर ये भी बुक लिख दे तो वो एक आत्मकथा ही बन के रह जाएगी. सो मैं चाहता हूं कि अब वो वक्त आया है जब हम सिर्फ कार्ल मार्क्स की बात नहीं करें, हम सिर्फ वाल्मीकि उनकी जूठन की बात नहीं करें, अब हमें अपनी कहानी भी लिखनी चाहिए. So this is the very important time to write down Karl Marx, Ambedkar. We need more Ambedkar. We need more Karl Marx to solve these problems. मेरी एक आइडियोलॉजी है, अगर 10 साल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है या 10 साल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसको आप चेंज कर दीजिए. सो कई चीजें चेंज हुई, कई चीजें नहीं चेंज हो रही हैं. सो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सो वो इंस्टीट्यूशन, वो लोग, सो उनको चेंज करना. और चेंज हमारे एकेडमिक्स में एक्टिविज्म से नहीं होता है, चेंज उसका पार्ट बन के होता है. तो दिस इज द माय ब्रीफ, बिकॉज ऐसा टॉपिक है जहाँ पे डबल कॉन्शियसनेस, ट्रिपल कॉन्शियसनेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स. बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम and try to change that system. This is my last idea for everyone. Thank you very much. And indeed, it's a very good discussion. 3 young scholars, young moderators, and the idea of Dalit Chetana, it's really very encouraging. And those books, that means the books which you produced throughout your journey, these books are very important and must go and read out, because this gives you a very own idea of your own society. Shakespeare, Keith, ये लोग आपको नहीं देंगे. कौन देगा? प्रेमचंद देंगे. आपको कौन देगा? शरदचंद्र देंगे. कौन देगा? वाल्मीकि साहब देंगे. और आगे कौन देगा? महेंद्र, अनिल एंड Rana Pratap. So this is the most important idea. And thank you, Shamlal Evening College, for joining us and giving us 3 speakers for the coming Sunday. Thank you very much. Have a nice day. Take care. We'll meet next Sunday, the same time, 5 to 6. Thank you, Samriddhi. Thank you, Sarendra, all my moderators, and all guests from different colleges, from Samlal Evening College, from Satyavati College, and my graduate, postgraduate, MPhil and PhD students. Thank you very much. Have a nice day.